दोस्तों डेली हम कई सारे पेशेंट्स हेयर फॉल के देखते हैं। हेयर फॉल जब स्टार्ट होता है तो उसके कारण स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। अच्छे लंबे बाल हर किसी को चाहिए होते। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फीमेल्स में हेयर फॉल के क्या कॉजेस होते हैं, हेयर फॉल के क्या टाइप्स होते हैं, आप होम रेमेडीज़ क्या यूज़ कर सकते हो ताकि आप हेयर फॉल कम कर सको, और इसके क्लिनिकल क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जिसके साथ आप हेयर फॉल भी कम कर सकते हो और नए बाल भी उगा सकते हो। तो पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेयर फॉल इन फीमेल्स। तो उसमें सबसे कॉमन आता है क्रोनिक टीलोजन इफ्लुएम। क्रोनिक टीलोजन इफ्लुएम में इस तरह से हेयर फॉल होता है कि मानो 2-3 महीने में हिस्ट्री देते हैं कि आधे से ज़्यादा बाल गिर गए। फीमेल्स पैनिक हो जाती है, वो कहती है कि अगर इस तरह से मेरे बाल गिरने लगेंगे तो डॉक्टर मैं 6 महीने के अंदर ही गंजी हो जाऊंगी। मतलब जो फॉल का तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है कि बाल धो तो गुच्छा गुच्छा बाहर निकल आता है, अगर बाल कोम करे तो भी उतने ही बाल गिरते हैं, फर्श पे बेड पे सब जगह बाल ही बाल दिखाई देते हैं। उनको फिर कोम करने से डर लगता है, हेयर वॉश करने से डर लगता है। जब हम ऐसे पेशेंट्स की हिस्ट्री प्रोब करते हैं तब पता चलता है कि 2-3 महीने पहले कुछ मेजर स्ट्रेस फैक्टर्स से वो गुजरे हैं। इट कुड बी अ मेंटल स्ट्रेस फैक्टर और इट कुड बी अ फिजिकल स्ट्रेस फैक्टर। मेंटल स्ट्रेस फैक्टर में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एग्जाम्स हो सकते हैं, डिवोर्स एक्सेट्रा। और फिजिकल स्ट्रेस में हमारी बॉडी जब एक्सेसिव फिजिकल स्ट्रेस से गुजरती है, जैसे कि एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं, टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू, कोविड, इस जैसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या आप सडनली वेट लॉस करते हो जिसके कारण आपकी बॉडी एक स्ट्रेस के साथ गुजरती है, तो इन पेशेंट्स में आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ दिस इवेंट इस तरह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। ये जो क्रोनिक टीलोजन इफ्लुएम का हेयर फॉल होता है वो जनरली 5 to 6 मंथ्स तक चलता रहता है। सेकेंड टाइप आता है हेयर लॉस का फीमेल पैटर्न एलोपेशिया। फीमेल पैटर्न एलोपेशिया में जब हम हिस्ट्री लेते हैं तब फीमेल्स बताते हैं कि डॉक्टर मेरे बाल हमेशा ही झड़ते हैं, मुझे याद ही नहीं कि मेरे बाल कभी झड़े नहीं हैं, इट्स ऑलवेज वो बाल झड़ते रहते हैं। लेकिन अभी अभी रिसेंटली मुझे मेरे स्कैल्प पे, मतलब जो वर्टेक्स का एरिया होता है, जो क्राउन का एरिया होता है, वहाँ पे बाल कम लगने लगे हैं। तो क्या होता है दोस्तों फीमेल पैटर्न एलोपेशिया में कि कंसिस्टेंटली बाल झड़ते रहते, लेकिन वो मोर अपने सेंट्रल एरिया से झड़ते। तो जो मांग का एरिया होता है तो मांग चौड़ी होना चालू हो जाता है, पार्टीशन जो होती है वो वाइड होना चालू हो जाता है। थर्ड टाइप होता है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा में कहीं से भी पैचेस बन सकते हैं, उन पैचेस से बाल चले जाएंगे। तो दोस्तों ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ऑटो इम्यून डिसीज़ मतलब क्या कि आपकी बॉडी की ही इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट फाइट कर रही है। मतलब जो इम्यूनिटी की सेल्स होती है दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग कि हेयर फॉलिकल्स अपनी ही बॉडी का एक हिस्सा है, उन हेयर फॉलिकल्स के साथ वो फाइट करती है और इन हेयर फॉलिकल्स को वो मार देती है। तो इसलिए आपको पैचेस में वो हेयर फॉल दिखाई देगा कि कहीं कहीं पैचेस में पूरे ही बाल चले जाते हैं। अगर आप इसकी ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करते हो तो ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल कंडीशन है, आपके बाल पूरे पूरे वापस आ सकते हैं। फोर्थ टाइप आता है डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस। डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस में कंसिस्टेंटली बाल झड़ते रहते हैं, धीरे धीरे बाल झड़ते रहते हैं और ओवरऑल स्कैल्प से बाल झड़ते रहते हैं। इसमें आपको कहीं पे भी पैचेस दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जो चोटी होती है वो धीरे धीरे पतली होने लगती है। फिर एक टाइप आता है ट्रैक्शन एलोपेशिया। ट्रैक्शन मतलब खींचने की वजह से बाल टूटना। तो ये खींचना क्या होता है ना, कई बार लोगों को आदत होती है, दे कीप ऑन पुलिंग द हेयर फ्रॉम अ सर्टन एरिया, तो वहाँ से वो बाल निकलना चालू हो जाता है। या फिर अगर आप बहुत टाइट पोनीटेल बांध रहे हो तो वो भी ट्रैक्शन क्रिएट करेगा और आपका हेयर लॉस कर देगा। सिमिलरली अगर आप हेलमेट बांधते हो और हेलमेट के अंदर स्कार्फ नहीं लगाते हो तो हेलमेट भी टाइट होने के कारण वो आपके बाल वहाँ से गिरा सकता है। तो ये हुए टाइप्स ऑफ हेयर फॉल इन फीमेल। अभी मैं बात करूँगी कि क्या कॉजेस होते हैं हेयर फॉल की फीमेल्स में। तो सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमन कॉज इंडियन फीमेल्स में होता है, दैट इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आपकी डाइट में B12, D3, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, प्रोटीन्स, तो इनकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो इसके कारण भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज आता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। अगर आपको PCOD, PCOS, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस है तो उसके कारण आपको हेयर लॉस हो सकता है।
थर्ड आता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हो या फिजिकल स्ट्रेस से गुजर रहे हो तो उसके साथ आपको हेयर लॉस हो सकता है। फोर्थ इज़ मेडिसिन। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हो, अगर आप बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हो या कैंसर के लिए मेडिसिन चल रही है तो इन सारी मेडिसिन के कारण भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। चाइल्ड बर्थ एक कॉमन कॉज होता है क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। तो जब एस्ट्रोजन बढ़ जाता है तो वो हेयर को मोर वॉल्यूमिनस बना देता है, हेयर को मोर शाइनी बना देता है। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद क्या होता है कि एस्ट्रोजन की लेवल हमारी बॉडी में कम होने लगती है। तो जैसे ही एस्ट्रोजन की लेवल कम होती जाएगी वैसे आप नोटिस करोगे कि आपका हेयर फॉल बढ़ रहा है। फिर एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन ले रहे हो तो आपको हेयर फॉल हो सकता है। अगर आपकी स्कैल्प की हेल्थ ठीक नहीं है, मतलब आपको डैंड्रफ है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, स्कैल्प सोरियासिस है, ऐसी कुछ डिसीजेस है तो इसके साथ भी हेयर फॉल एसोसिएटेड होता है। फिर आता है केमिकल कॉजेज। अगर आप कलरिंग बार बार करते हो, फॉर्मिंग, स्ट्रेटनिंग, ये सारी चीज़ें करते हो तो इसके साथ भी आपको हेयर लॉस हो सकता है। फिर आता है कि अगर आप हेयर्स बहुत गर्म पानी से धो रहे हो या तो फिर बार बार आयनिंग कर रहे हो हेयर्स की या ब्लो ड्राई यूज़ कर रहे हो तो हीट के कारण भी आपके हेयर में ब्रेकेज आके उसकी वजह से आपको हेयर लॉस हो सकता है। सो दोस्तों, ये कॉमन कॉजेस होती है हेयर फॉल की इन फीमेल्स। तो मैं अब बात करने वाली हूँ क्या हेयर के रूटीन आप फॉलो कर सकते हो जिसके साथ आपका हेयर फॉल आप कंट्रोल में ला सकते हो। तो उसमें फर्स्ट आता है कि हेयर वॉश। दोस्तों, जब हेयर फॉल होने लगता है तो मैक्सिमम फीमेल्स हेयर वॉश को अवॉइड करती हैं। हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक वो बाल नहीं धोते, ये डर के कि वो बाल धोएंगे तो उनको ज़्यादा हेयर फॉल होगा। सो डोंट डू इट। आपको हेयर वॉश 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक मिनिमम करना है। आइडियली यू शुड कीप वॉशिंग योर हेयर एवरी ऑल्टरनेट डे। फिर आप हेयर वॉश जब करते हैं उस टाइम पे गर्म पानी नहीं यूज़ करो। इंस्टेड ऑफ हॉट वाटर ट्राई टू यूज़ ल्यूकवार्म वाटर और रादर रूम टेम्परेचर वाला वाटर। इसके साथ जब आप हेयर वॉश करते हैं तो यूज़ सल्फेट फ्री शैम्पू। हेयर वॉश करने के बाद डोंट फॉरगेट टू अप्लाई कंडीशनर ऑन द लेंथ। जब आप कंडीशनर लगाते हो तो हेयर के साथ एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने लगता है। फिर जो ब्रेकेज के कारण आपके हेयर लॉस होते हैं वो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। हेयर ड्राइंग के लिए आप फैन, ब्लो ड्रायर्स, ये सारी चीज़ों का यूज़ ना करो। इंस्टेड माइक्रोफाइबर्स का जो टॉवल आता है उससे आप हेयर ड्राई कर सकते हो। ड्राइंग के बाद डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सीरम ऑन द स्टैंड। ये सीरम आपको सन प्रोटेक्शन भी देगा और साथ में आपकी हेयर स्ट्रैंड्स को थोड़ा मजबूती भी प्रदान कर देगा। जब आपके बाल गीले रहते हैं तब आपको उसे कोम्ब नहीं करना है। बाल ड्राई होने के बाद ही आपको कोम्बिंग करना है। जब आप कोम्बिंग कर रहे हो तब वाइड टूथ वाला कोम्ब यूज़ करो या वुडन कोम्ब यूज़ करो। इससे क्या बेनिफिट होगा कि फ्रिक्शन की वजह से जो आपके हेयर ब्रेकेज हो रहे वो आप कंप्लीटली प्रिवेंट कर सकते हो। रिकरेंट ब्लो ड्राई, रिकरेंट आयनिंग, रिकरेंट फोमिंग, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। सन प्रोटेक्शन स्किन के साथ साथ हेयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सन आपके हेयर के स्ट्रैंड्स को भी डैमेज कर देता है और ड्राई बना देता है। तो जब आप सन को एक्सपोज हो रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप हैट पहन रहे हो या स्कार्फ पहन रहे हो। इसके साथ आप आपके हेयर्स को भी प्रोटेक्टेड रख रहे हो। जब आप स्विमिंग करते हो तो मेक श्योर आप स्विमिंग का कैप पहन के ही स्विमिंग कर रहे हो, क्योंकि अगर आप बिना कैप के स्विमिंग करोगे तो डायरेक्टली क्लोरीन का वाटर आपके हेयर को हार्म कर देगा। तो हेयर कैप तो पहननी ही है, लेकिन आपकी स्विमिंग होने के बाद आपको इमीडिएटली हेयर वॉश करना है विथ माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू। आपको आपके हेयर रेगुलरली ट्रिम करते रहने चाहिए, क्योंकि आप रेगुलरली ट्रिम करते हो तो स्प्लिट एंड्स नहीं आएंगे, क्योंकि स्प्लिट एंड्स अगर आएंगे तो वो हेयर के शाफ्ट को डैमेज कर देंगे और आपकी हेयर क्वालिटी ख़राब कर देगी, प्लस आपको हेयर फॉल भी हो जाएगा। आपको आपके हेयर्स के साथ बहुत हार्शली नहीं रहना है। अगर आप उनको बांधते भी हो तो डोंट मेक टाइट पोनीटेल्स, क्योंकि उनको लूजली ही आपको बांधना है। तो दोस्तों, ये टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकता है। अगर आपको फिर भी बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो एज फास्ट एज पॉसिबल क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स आपको लेनी ही है। उससे क्या होगा कि हम पहले तो हिस्ट्री फाइंड आउट करते हैं, हम आपके कुछ टेस्ट करके देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है क्या, कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी है क्या, या आप कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रहे हो।
तो उसकी पहले ट्रीटमेंट की जाती है। कुछ टॉपिकल एप्लीकेशंस हम प्रिस्क्राइब करते हैं जैसे रिडेंसिल, प्रोकैपिल, कैपेक्सिल, मिनॉक्सिडिल एक्सेट्रा। कुछ ओरल मेडिसिन दिए जाते हैं जैसे बायोटिन्स, मल्टीविटामिन्स एक्सेट्रा। क्लिनिक में कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती है जैसे लो लाइट लेज़र थेरेपी, मीज़ोथेरेपी, पीआरपी मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जीएफसी मतलब ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हो तो आपका हेयर फॉल भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और आपके नए बाल भी आ जाएंगे। तो मैंने ये ट्रीटमेंट्स जो बताई वो मेरी क्लिनिक डॉक्टर प्रियंकाज हेल्थ एंड ग्लोरी क्लिनिक में अवेलेबल है। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू नो मोर अबाउट स्किन एंड हेयर रिलेटेड वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।